राजा से डिजिटल इंडिया तक, पूरी इकोनॉमी आसान कहानी में। बहुत समय पहले जब भारत में राजा महाराजा शासन करते थे, तब देश की इकोनॉमी का आधार था कृषि। गांव आत्मनिर्भर थे। किसान खेती करते थे, कारीगर सामान बनाते थे और व्यापारी दूर दूर तक व्यापार करते थे। उस समय मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम नहीं था। कई जगह बार्टर सिस्टम चलता था, यानी सामान के बदले सामान। धीरे धीरे सिक्के आए, व्यापार बढ़ा और इकोनॉमी मजबूत होने लगी। मुगल काल में जैसे अकबर के समय जमीन से टैक्स लिया जाता था। यही सरकार की सबसे बड़ी इनकम थी। लेकिन फिर व्यापार के बहाने अंग्रेज आए। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी, लेकिन धीरे धीरे उसने भारत की इकोनॉमी पर कब्जा कर लिया। भारत से कॉटन, स्पाइसेस और रॉ मटेरियल्स इंग्लैंड भेजे जाने लगे और वहां बने प्रोडक्ट्स वापस भारत में बेचे जाने लगे। इसे ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा गया। भारत के उद्योग कमजोर होने लगे और गरीबी बढ़ने लगी। 1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन देश की इकोनॉमी बहुत कमजोर थी। तब भारत ने मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल चुना। इसका मतलब था कुछ सेक्टर सरकार चलाएगी और कुछ प्राइवेट कंपनीज, यानी ना पूरी तरह कैपिटलिस्ट सिस्टम और ना पूरी तरह सोशलिस्ट सिस्टम। अब सवाल आता है, इकोनॉमी आखिर होती क्या है? इकोनॉमी मतलब देश में मनी, गुड्स और सर्विसेज का पूरा सिस्टम। जब किसान गेहूं उगाता है, दुकानदारों से बेचता है, ग्राहक खरीदता है और सरकार टैक्स लेती है, यही इकोनॉमी है। भारत की इकोनॉमी 3 सेक्टर्स पर चलती है। पहला प्राइमरी सेक्टर, जिसमें फार्मिंग, फिशिंग और माइनिंग आते हैं। दूसरा सेकेंडरी सेक्टर, जहां फैक्ट्रीज रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में बदलती है। और तीसरा टर्शरी सेक्टर, यानी सर्विसेज, जैसे बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, टीचिंग और आईटी। आज इंडिया का सर्विस सेक्टर सबसे तेजी से बढ़ रहा है। अब समझते हैं जीडीपी। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक साल में देश में बने सभी गुड्स और सर्विसेज की टोटल वैल्यू। अगर फैक्ट्रीज ज्यादा प्रोड्यूस करें, लोग ज्यादा खरीदें और सर्विसेज बढ़ें, तो जीडीपी बढ़ती है। जीडीपी बढ़ना मतलब इकोनॉमी ग्रो करना। लेकिन सिर्फ जीडीपी बढ़ना काफी नहीं। अगर अमीर और अमीर हो जाए और गरीब गरीब रह जाए, तो इनइक्वालिटी बढ़ती है। इसीलिए सरकार वेलफेयर स्कीम्स लाती है, जैसे फ्री रेशन, सब्सिडी, पीएम आवास योजना और रोजगार योजनाएं। लेकिन सरकार के पास पैसा आता कहां से है? जवाब है टैक्सेस। 2 तरह के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, जैसे इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स, जो सामान खरीदते समय लगता है, जैसे जीएसटी। जीएसटी का मतलब है वन नेशन वन टैक्स। हर साल फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश करता है। बजट में बताया जाता है कि सरकार कितना पैसा कमाएगी और कहां खर्च करेगी। अगर खर्च ज्यादा और कमाई कम हो जाए, तो फिस्कल डेफिसिट होता है। अब बात करते हैं इन्फ्लेशन की। जब सामान के दाम बढ़ते हैं तो उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। अगर आज पेट्रोल 100 रुपये है और अगले साल 110 रुपये हो जाए, तो इसका मतलब है पैसों की वैल्यू कम हो रही है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम करता है भारतीय रिजर्व बैंक, यानी आरबीआई। आरबीआई देश का सेंट्रल बैंक है। यह नोट छापता है, बैंकों को नियंत्रित करता है और इंटरेस्ट रेट्स तय करता है। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रेपो रेट। रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को लोन देता है। अगर रेपो रेट बढ़ेगा, तो लोन्स महंगे हो जाएंगे, स्पेंडिंग कम होगी और इन्फ्लेशन कम हो सकता है। अगर रेपो रेट घटेगा, तो लोन्स सस्ते होंगे और इकोनॉमी में स्पेंडिंग बढ़ सकती है। जब आप बैंक में पैसा जमा करते हैं, बैंक वही पैसा किसी और को लोन के रूप में देता है। इसी तरह बैंक्स इकोनॉमी में मनी फ्लो बनाए रखते हैं। लेकिन अगर लोग लोन वापस न करें, तो एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट बनता है। यह बैंकिंग सेक्टर के लिए खतरा माना जाता है। अब डिमांड और सप्लाई समझो। अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम, तो उसके दाम बढ़ जाते हैं। जैसे बारिश खराब होने पर टमाटर कम पैदा होते हैं, सप्लाई घटती है और प्राइस बढ़ जाता है। यही बेसिक मार्केट सिस्टम है। कंपटीशन मार्केट को हेल्थी बनाता है। जब कई कंपनीज एक ही प्रोडक्ट बेचती हैं, तो क्वालिटी बेहतर होती है और प्राइसेस कम होते हैं। लेकिन अगर सिर्फ एक कंपनी का कंट्रोल हो जाए, तो मोनोपोली बनती है
और कंज्यूमर्स को नुकसान हो सकता है। अब नेशनल इनकम समझते हैं। देश में एक साल में कमाई गई टोटल इनकम को नेशनल इनकम कहते हैं। इसी से पता चलता है कि देश कितना इकोनॉमिकली स्ट्रांग है। लेकिन पॉपुलेशन ज्यादा होने पर कैपिटा इनकम कम हो सकती है। पॉवर्टी तब होती है जब लोगों के पास बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए पर्याप्त इनकम नहीं होती। इसी वजह से सरकार वेलफेयर स्कीम्स और एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स चलाती है। एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब लोगों को जॉब्स मिलती हैं, इनकम बढ़ती है और स्पेंडिंग बढ़ती है। लेकिन जॉब्स न मिलने पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। इसके प्रकार हैं सीजनल, स्ट्रक्चरल और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। भारत की इकोनॉमी लंबे समय तक एग्रीकल्चर पर आधारित रही। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद फार्मिंग प्रोडक्शन तेजी से बढ़ा। फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन और मॉडर्न सीड्स ने खेती को बदल दिया। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने फैक्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया। एमएसएमई यानी छोटे उद्योग इकोनॉमी की बैकबोन बने। ये लाखों लोगों को रोजगार देते हैं। आज इंडिया आईटी और डिजिटल सर्विसेज में दुनिया के बड़े देशों में शामिल है। बेंगलुरु जैसे शहर टेक्नोलॉजी हब्स बन चुके हैं। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट और आउटसोर्सिंग से इंडिया को फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। फॉरेन ट्रेड इकोनॉमी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। दूसरे देशों को सामान बेचना एक्सपोर्ट कहलाता है और बाहर से खरीदना इंपोर्ट। अगर इंपोर्ट्स ज्यादा हों और एक्सपोर्ट्स कम, तो ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है। डॉलर और रुपये की वैल्यू इंटरनेशनल ट्रेड को प्रभावित करती है। अगर रुपये कमजोर हो जाए तो इंपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं, जैसे क्रूड और ऑयल। फॉरेक्स रिजर्व्स वह फॉरेन करेंसी होती है जो आरबीआई अपने पास रखता है। इससे इंटरनेशनल पेमेंट्स और क्राइसिस मैनेजमेंट में मदद मिलती है। 1991 में इंडिया इकोनॉमिक क्राइसिस में फंस गया। तब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन यानी एलपीजी रिफॉर्म्स शुरू हुए। रिस्ट्रिक्शंस कम हुए, प्राइवेट सेक्टर बढ़ा और इंडिया ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़ गया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट दो प्रकार की होती है, एफडीआई और एफआईआई। एफडीआई तब होती है जब फॉरेन कंपनी इंडिया में बिजनेस शुरू करती है, जबकि एफआईआई स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट होती है। स्टॉक मार्केट में कंपनीज शेयर्स बेचती हैं और लोग उन्हें खरीदते हैं। अगर कंपनी प्रॉफिट कमाए तो इन्वेस्टर्स को फायदा होता है। सेंसेक्स और निफ्टी मार्केट की परफॉर्मेंस बताते हैं। आज इंडिया यूपीआई रेवोल्यूशन का लीडर बन चुका है। डिजिटल पेमेंट्स, फिनटेक एप्स और ऑनलाइन बैंकिंग ने ट्रांजैक्शंस को आसान बना दिया है। सरकार मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी स्कीम्स के माध्यम से इकोनॉमी को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है। अब इंडिया और संयुक्त राज्य अमेरिका की इकोनॉमी का अंतर समझो। यूएसए डेवलप्ड इकोनॉमी है, जबकि इंडिया डेवलपिंग इकोनॉमी। लेकिन इंडिया की सबसे बड़ी ताकत है उसकी युवा पॉपुलेशन और तेजी से बढ़ती डिजिटल इकोनॉमी। अब इकोनॉमिक साइकिल समझो। इकोनॉमी में कभी तेजी आती है, जिसे बूम कहते हैं, और कभी मंदी आती है, जिसे रिसेशन कहा जाता है। गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी से टैक्सेस और स्पेंडिंग को नियंत्रित करती है, जबकि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी से मनी सप्लाई और रेपो रेट को नियंत्रित करता है। जब सरकार की इनकम कम और खर्च ज्यादा हो तो पब्लिक डेट बढ़ता है। अगर इंपोर्ट्स ज्यादा हो तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ सकता है। एजुकेशन, स्किल्स और हेल्थ किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। इसे ह्यूमन कैपिटल कहा जाता है। इसलिए स्किल इंडिया और डिजिटल एजुकेशन फ्यूचर इकोनॉमी को मजबूत बनाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट इकोनॉमी की बैकबोन है। जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, बिजनेस उतना तेजी से बढ़ेगा। ब्लैक मनी वह इनकम होती है जिस पर टैक्स नहीं दिया जाता। इसी वजह से डिजिटल पेमेंट्स और जीएसटी ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने में मदद करते हैं। क्रिप्टो करेंसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन फ्यूचर इकोनॉमी को बदल रहे हैं। नई टेक्नोलॉजीज कुछ जॉब्स खत्म करेंगी, लेकिन नई अपॉर्चुनिटीज भी पैदा करेंगी। क्लाइमेट चेंज भी इकोनॉमी को प्रभावित करता है। फ्लड्स, ड्रॉट्स और हीट वेव्स एग्रीकल्चर
और इंडस्ट्रीज दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए ग्रीन इकोनॉमी और रिन्यूएबल एनर्जी फ्यूचर के महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स बन चुके हैं। कोविड-19 पैंडेमिक ने दुनिया को दिखा दिया कि हेल्थ क्राइसिस भी इकोनॉमी को हिला सकता है। लेकिन इसी दौरान डिजिटल इकोनॉमी तेजी से बढ़ी। आज जब आप यूपीआई पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जीएसटी देते हैं या बैंक अकाउंट यूज करते हैं, तब आप इंडियन इकोनॉमी का हिस्सा होते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था सिर्फ नंबर्स, जीडीपी और बजट की कहानी नहीं, बल्कि करोड़ों किसानों, मजदूरों, व्यापारियों, छात्रों और सपने देखने वाले लोगों की कहानी है, जो मिलकर नए भारत का निर्माण कर रहे हैं।